हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लखनऊ के पुराने शहर के एक सरकारी अस्पताल में मेहर नाम की एक नर्स काम करती थी। सिर्फ 3 साल की नौकरी में ही वह मरीजों की आंखों का नूर बन चुकी थी। 23 साल की मेहर की आंखों में हमेशा एक हल्की थकान रहती थी, क्योंकि घर पर उसकी विधवा माँ और छोटा भाई रेहान का सारा बोझ उसी के कंधों पर था। पिता की मौत के बाद बैंक का कर्ज, माँ की शुगर की दवाइयाँ और रेहान की इंजीनियरिंग की फीस, सब कुछ मेहर की सैलरी से ही चलता था। फिर भी वह हर सुबह मुस्कुराते हुए अस्पताल पहुंचती और रात को थककर घर लौटती। उसी अस्पताल में एक दिन नया डॉक्टर ज्वाइन हुआ, डॉक्टर जैन। 27 साल का, शांत स्वभाव का, लेकिन मरीजों के लिए जुनून रखने वाला। जैन दिल्ली से आया था, लेकिन लखनऊ के गरीब मरीजों को देखकर उसका मन पिघल गया। वह अक्सर अपनी जेब से दवाइयाँ खरीदता, कभी कभी तो रात की ड्यूटी में मरीजों के लिए घर से खाना भी लाता। अस्पताल के स्टाफ में सब उसे अंग्रेज़ डॉक्टर कहकर चिढ़ाते, पर मेहर को उसकी यह सच्चाई बहुत अच्छी लगती। पहली मुलाकात एक रात हुई थी। आईसीयू में एक छोटी बच्ची की हालत अचानक बिगड़ गई। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और स्टॉक भी कम था। मेहर ने घबराकर जैन को बुलाया। जैन दौड़कर आया, अपनी कार से अपना पर्सनल ऑक्सीजन सिलेंडर उठा लाया और बच्ची को बचा लिया। उस रात मेहर ने पहली बार जैन से बात की। डॉक्टर साहब, आपने अपनी सैलरी का हिस्सा लगा दिया। इतना क्यों? जैन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मेहर, जब कोई बच्चा हंसता है तो लगता है ईश्वर ने मुझे यह नौकरी सिर्फ इसीलिए दी है। उस एक वाक्य ने मेहर के दिल में एक हल्की सी लहर पैदा कर दी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। लंबी ड्यूटी के बीच कॉफ़ी के कप में बातें, मरीजों की कहानियाँ, सपनों की चर्चा। जैन को पता चला कि मेहर रात को घर जाकर भी ऑनलाइन नर्सिंग कोर्स करती है, ताकि भविष्य में बेहतर नौकरी मिल सके। मेहर को पता चला कि जैन का परिवार बहुत अमीर है, पर वह खुद अपनी मेहनत पर जीना चाहता है। दोनों के बीच एक सम्मान का रिश्ता बन गया। मेहर को जैन की एक मुस्कान देखकर दिल को सुकून मिलता। जैन को मेहर की वह थकान भरी आंखों में छुपी ताकत देखकर इज्जत बढ़ती। कभी कभी जैन मेहर की माँ के लिए दवाइयाँ लाता, कभी मेहर जैन की लंबी ड्यूटी में उसके लिए घर का खाना पैक करके लाती। सब कुछ इतना साफ और शुद्ध था कि न कोई गलत इरादा, न कोई छुपी हुई बात। लेकिन अस्पताल में एक नर्स थी, सुमन। वह जैन को पसंद करती थी और मेहर को देखकर जलने लगी थी। सुमन ने एक दिन अस्पताल के सीसीटीवी का एक फ़ोटो लिया, जिसमें जैन और मेहर रात के 2 बजे एक साथ मरीज के बेड के पास खड़े थे। उसने फ़ोटो को एडिट कर दिया, पीछे हल्का सा दिल का इमोजी जोड़ दिया और कैप्शन लिख दिया, रात के अंधेरे में भी साथ। फिर उसने यह फ़ोटो अस्पताल के स्टाफ ग्रुप में और लखनऊ के मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन अफवाहों का तूफान उठ गया। मेहर की माँ को पड़ोस की आंटी ने फ़ोन करके कहा, बहन जी, आपकी बेटी डॉक्टर के साथ रात रात भर अस्पताल में क्या करती है? लोग तो कह रहे हैं। मेहर के घर का माहौल बिगड़ गया। माँ रोने लगी, बेटी, हम गरीब हैं लेकिन इज्जत तो है। अगर तेरे अब्बू होते तो क्या कहते? रेहान स्कूल से आकर चुप हो गया। मेहर ने समझाया, अम्मी, हम सिर्फ एक बच्ची को बचा रहे थे। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। जैन के घर पर भी हंगामा मच गया। उसके चाचा ने फ़ोन किया, जैन, तू लखनऊ में क्या कर रहा है? हमारी इज्जत का ठेका ले रखा है। कल तक इस्तीफ़ा दे और घर आ जा, वरना तेरी शादी का रिश्ता भी टूट जाएगा। जैन के पिता ने भी कहा, बेटा, डॉक्टरी की इज्जत रख, एक नर्स के साथ नाम खराब मत कर। जैन का दिल टूट गया। वह जानता था कि मेहर के साथ उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती और सम्मान का था, लेकिन दुनिया ने कुछ और ही बना दिया। फिर तो बात और बिगड़ी। एक अनजान नंबर से मेहर को मैसेज आया, अगर 50,000 रुपये नहीं दिए तो तुम दोनों का और भी सबूत बाहर आएगा। साथ में एक ऑडियो क्लिप भेजी गई, जिसमें मेहर की आवाज़ में एडिटेड था, जैन, आज रात मेरे घर आना, अकेले। मेहर ने सुना और रो पड़ी। उसने जैन को बताया। दोनों ने फैसला किया कि अब चुप रहना गलत होगा। जैन ने कहा, मेहर, हमने कुछ गलत नहीं किया, सच्चाई सामने लाएंगे।
अगले दिन दोनों ने अस्पताल के एडमिन को सबूत दिए, असली सीसीटीवी फुटेज, उस रात की मरीज की डिस्चार्ज रिपोर्ट और ऑडियो फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसमें साफ था कि आवाज़ एडिटेड थी। सुमन को बुलाया गया। जब सुमन के सामने सबूत रखे गए तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं जल गई थी। जैन मुझे पसंद था, लेकिन वह हमेशा मेहर के साथ। मैंने सोचा था कि इस तरह तुम दोनों अलग हो जाओगे। सुमन ने माफ़ी मांगी। उसने खुद मोहल्ले के ग्रुप में पोस्ट डाला। जो मैंने किया वो गलत था। मेहर और जैन ने सिर्फ मरीजों की मदद की थी। मैंने झूठ फैलाया। मुझे माफ़ कर दो। अस्पताल के मरीजों ने भी एक पत्र लिखा। उस बच्ची की माँ खुद आई और बोली, मेहर दीदी और डॉक्टर साहब ने मेरी बेटी को मौत के मुंह से निकाला था। वो रात भर जागकर उसकी देखभाल कर रहे थे। मेहर की माँ ने आंखों में आंसू भरकर बेटी को गले लगाया। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने बिना सोचे तुझे दोष दिया। जैन के पिता भी लखनऊ आए और दोनों को गले लगाया। बेटा, मुझे गर्व है कि तूने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। कुछ महीने बाद जैन ने मेहर से कहा, मेहर, मैंने तुम्हें पहले दोस्त के रूप में देखा, लेकिन अब दिल कहता है कि जीवन भर साथ चलना चाहता हूँ। लेकिन ये फैसला तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बिना नहीं होगा। मेहर की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, जैन, तुमने मुझे सिखाया कि इज्जत और सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं। हाँ, मैं तैयार हूँ। आज मेहर और जैन दोनों एक साथ उसी अस्पताल में काम करते हैं। सुमन अब उनकी सबसे अच्छी सहेली बन गई है। वह खुद कहती है, मैंने सीखा कि जलन कभी कुछ अच्छा नहीं लाती, सच्चाई हमेशा जीतती है। मेहर की माँ अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और रेहान की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। जैन का परिवार भी अब लखनऊ में आकर रहने लगा है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि अफवाहों पर कभी अंधा विश्वास मत करो। एक छोटी सी झूठी तस्वीर या एडिटेड ऑडियो पूरे परिवार की इज्जत और दो दिलों की खुशी छीन सकती है। लेकिन अगर तुम सच्चाई के साथ खड़े रहो तो दुनिया खुद झुक जाती है। जलन मत करो, सम्मान करो। गलती करने वाले को माफ़ करना सीखो और खुद भी गलती सुधारो, क्योंकि असली इज्जत कमाई जाती है, चुराई नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना आपने कभी अफवाहों का शिकार होकर क्या महसूस किया। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखना और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। धन्यवाद। क्राइम सिर्फ कानून तोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये समझ के अंदर छुपी कई गहरी समस्याओं का नतीजा होता है। अक्सर लोग जुर्म को सिर्फ एक बुरे इंसान की बुरी सोच का परिणाम समझते हैं, लेकिन असल में क्राइम के पीछे समझी और माशी दोनों तरह की वजहें काफ़ी गहरी होती हैं। जब तक इन असली वजहें को समझा नहीं जाता, तब तक क्राइम को कम करना मुश्किल रहता है। सबसे पहली और अहम वजह माशी नाइंसाफ़ी है। जब समझ में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा फ़र्क होता है तो गरीब तबके के लोग अपने आप को महरूम महसूस करने लगते हैं। रोज़गार की कमी, महंगाई, कम आमदनी और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाना इंसान को मायूसी की तरफ धकेल देता है। जब किसी घर में रोटी, इलाज, तालीम और रिहाइश जैसे बुनियादी मसाइल हल ना हो तो कुछ लोग मजबूरी में गलत रास्ते चुन लेते हैं। चोरी, लूट मार, स्मगलिंग या दूसरे जुर्म कई दफ़ा इसी माशी दबाव का नतीजा होते हैं। बेरोज़गारी भी क्राइम की एक बड़ी वजह है। जब नौजवान तालीम हासिल करने के बाद भी नौकरी नहीं पाते तो उनमें मायूसी, गुस्सा और बेचैनी पैदा होती है। ये हालात उन्हें ऐसे गिरोहों या अफराद के असर में ला सकती है जो जुर्म को आसान कमाई का ज़रिया बनाकर पेश करते हैं। ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां रोज़गार के मौके कम होते हैं। वहां स्ट्रीट क्राइम, ड्रग्स का कारोबार और गैंग कल्चर तेज़ हो जाता है। नौजवान जब देखता है कि मेहनत के बावजूद कुछ हासिल नहीं हो रहा तो वो शॉर्टकट की तरफ मेलन रख सकता है। समाजी तौर पर भी क्राइम की कई वजहें होती हैं। घर का माहौल इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चा एक ऐसे घर में बड़ा होता है जहां लड़ाई झगड़े, तशद्दुद, लापरवाही या नशा आम हो तो उसकी शख्सियत पर बुरा असर पड़ता है। बचपन की तरबियत इंसान के रवैये को बनाती भी है और बिगड़ती भी। जो बच्चे मोहब्बत, रहनुमाई और तालीम से महरूम रहते हैं उनमें गलत सोच और बगावत का रुझान ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए टूटा हुआ ख़ानदानी निज़ाम भी क्राइम को जन्म देने वाली एक बड़ी समाजी वजह है। तालीम की कमी भी जुर्म को बढ़ावा देती है। तालीम सिर्फ किताबी इल्म नहीं देती, बल्कि सही और गलत में फ़र्क समझने की सलाहियत भी पैदा करती है। जहाँ जहालत होती है वहाँ अफवाह, गुस्सा, तंग नज़री और गैर जिम्मेदाराना रवैये ज़्यादा पाए जाते हैं।
जो लोग अच्छी तालीम और समाजी रहनुमाई से दूर होते हैं वो आसानी से दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। इसी तरह स्कूल छोड़ देने वाले बच्चे और नौजवान ज़्यादा खतरे में होते हैं कि वो किसी गलत गिरोह या गलत काम का हिस्सा बन जाएं। एक और समाजी फैक्टर मीडिया और सोशल इन्फ्लुएंस का है। आजकल सोशल मीडिया और कुछ एंटरटेनमेंट कंटेंट में जुर्म को स्टाइल, पावर और शोहरत के रूप में दिखाया जाता है। जब जवान ज़हन बार बार ये देखता है कि दबंग या क्रिमिनल शख्स को हीरो जैसा पेश किया जा रहा है तो उसकी सोच मुतासिर हो सकती है। हर शख्स इस असर में नहीं आता, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में पहले ही फ्रस्ट्रेशन और रहनुमाई की कमी हो उन पर इसका असर ज़्यादा होता है। समाज में इंसाफ की कमज़ोरी भी क्राइम को बढ़ाती है। अगर लोगों को लगे कि कानून सब के लिए बराबर नहीं या असर और रसूख वाले लोग आसानी से बच निकालते हैं तो आम आदमी का कानून पर भरोसा कम हो जाता है। जब इंसाफ दायर से मिले या बिल्कुल ना मिले तो जुर्म करने वालों का हौसला बढ़ता है। इस सूरत में क्राइम सिर्फ फर्दी मसला नहीं रहता बल्कि पूरे निज़म की कमज़ोरी बन जाता है। नतीजे के तौर पर यह कहा जा सकता है कि क्राइम को समझने के लिए सिर्फ मुजरिम को देखना काफ़ी नहीं बल्कि उस समाज को भी देखना ज़रूरी है जहां से वो उभर कर आता है। गरीबी, बेरोज़गारी, तालीम की कमी, ख़ानदानी मसाइल, नशा, समाजी नाइंसाफ़ी और कमज़ोर कानूनी निज़ाम मिलकर जुर्म की ज़मीन तैयार करते हैं। अगर हम वाक़ई क्राइम को कम करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ सज़ा पर नहीं बल्कि तालीम, रोज़गार, इंसाफ और बेहतर समाजी निज़ाम पर तवज्जो देनी होगी। तभी एक महफूज और पुरअमान समाज की बुनियाद रखी जा सकती है।